नमस्कार दोस्तों, विजन यूपी टेट 2026 की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फोकस, प्लान एंड अचीव। दोस्तों, चैनल आप सब्सक्राइब करो या ना करो, आपकी इच्छा है, लेकिन यार ये वीडियो आप ना पूरा देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करूंगा इसमें। और आपने पूरा टॉपिक अगर कवर कर लिया तो निश्चित रूप से इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप इसमें कवर करोगे। तो प्लीज़, अगर आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो स्किप मत करना। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना चाहो तो देख सकते हो, बट स्किप मत करना। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, अधिगम, ये जो टॉपिक है हमारा अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है, कारक क्या होता है, प्रभावशाली, और अधिगम सीखने के लिए कौन कौन सी प्रभावशाली विधियां होती हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को अधिगम में मदद करते हैं। क्या करते हैं? बच्चों के अधिगम में मदद। अब आपको अगर अधिगम का ही अर्थ नहीं पता, अधिगम के कारक नहीं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, अधिगम के को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं और किन विधियों से आप प्रभावशाली विधियों से बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, उनको काबिल बना सकते हैं, उसके बारे में आप इसमें जानेंगे। और उसमें कुछ जो मनोवैज्ञानिकों ने अपना क्या योगदान दिया है, कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या अपना उसमें इंप्रूवमेंट किया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अधिगम का हिंदी शाब्दिक अर्थ जाएंगे तो होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। अब जो भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे हमको, वो अपने अपने शब्दों में इसी सीखने को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे अधिगम का क्या अर्थ है? सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, और जिसके मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने के साथ वो कलाकारी शुरू कर देता है। कभी क्या करेगा? हंसेगा, कभी मुस्कुराएगा, कभी किसी चीज़ को बहुत फोकस देखेगा, कभी कुछ दिनों में पकड़ना सीख जाएगा। तो एक छोटे बच्चे को जिसे कुछ नहीं आता, उसको अगर आप इंटर रिलेट करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या करता है, सीखता हुआ चला जाता है। 3 महीने का होगा तो हंसेगा, आप अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तो उस पर रिस्पॉन्स करेगा, 6 महीने पे कुछ और ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, 8-9 महीनों पे आपको बोलना शुरू कर देगा, खड़ा होना शुरू कर देगा, और आपकी चीज़ों में बहुत मज़े से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। तो उस तरह से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जन्म के साथ और मरने तक ये प्रक्रिया जीवन चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। सीखने द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या क्या देखिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि अधिगम क्या है, और ऑप्शन में दे देंगे ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जन्म के साथ शुरू हो जाती है, जो मरण तक चलती है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सब। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सीखने द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन भी क्या है? एक तरह से हमारा सीखने की उसमें आता है, और यही सीखना हमें कार्य करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। एक तो क्या करना है? ज्ञान, और अभिवृत्तियां। अभिवृत्तियों मतलब एक एटीट्यूड होता है, रुझान होता है। तो ज्ञान और रुझान का अर्जन ही क्या है? अधिगम है, सीखना है। आप जो ज्ञान अटेंड कर रहे हैं, आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, आप डांस करना सीख रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाना सीख रहे हैं, आप एक शिक्षक होने के नाते कुछ ना कुछ रोज़ सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आप अधिगम या तो ले रहे हैं या तो आप करा रहे हैं। तो जब अच्छा आप अधिगम लेकर रखेंगे तभी अच्छा अधिगम करा सकते हैं। तो ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अधिगम की प्रक्रिया नई नई परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्ति अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। अब ये भी सही है भाई, अनुभवों द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करता है। पता लगा आप मधुमक्खी के छत्ते में बचपन में एक डंडा मार दिया और आके वो गाल फुला दिया आपका, तो अनुभव मिला ना कि इसमें मारने से ये गाल फुला देती हैं, ये काट लेती हैं, तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। साइकिल चलाते चलाते गिर पड़ेंगे, गिर पड़ने के बाद लेकिन उसमें चोट लगेगी, लेकिन सीखने की रुचि इतनी है, अधिगम पाने का इतना पागलपन है उसमें कि उसमें चोट लगेगी फिर भी आप सीखेंगे। तो ये सोच लीजिए कि अधिगम के लिए अगर पागलपन है सीखने में ना, तो अधिगम का भी स्तर अलग ही हो जाएगा। फिर कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपका अधिगम सीखने का स्तर अधिकतम है। तो उसमें फिर ना आपको कोई चोट, ना कोई परेशानी, कोई मैटर ही नहीं करता। तो यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। भाई जब सीखेगा तो उसकी क्वालिटीज़ में उसमें इंप्रूवमेंट होगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, और जो भी लक्ष्य उसने रखा है उसकी प्राप्ति करता है। समाज में अच्छा जीवन, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, जो भी लक्ष्य है उन सब की वो प्राप्ति करता है। अब जो कुछ हमारे क्रमबद्ध रूप से अधिगम की परिभाषाएं हैं जो बड़े बड़े हमारे मनोवैज्ञानिकों ने दी है, तो उसको हम देखते हैं, और इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ऐसा स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये किसका स्टेटमेंट है, या वुडवर्थ ने क्या कहा था अधिगम के बारे में। तो ऐसी टेक्निक से बताऊंगा कि आपको ये भूलेगा नहीं। देखिए, वुडवर्थ, वाइस में 2 बार आया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्या क्या? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। इसमें 2 बार वह आया है, इसमें नवीन भी 2 बार आया है, तो आप इससे इंटर रिलेट कर सकते हैं। वुडवर्थ, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रिया, वुडवर्थ। दूसरा क्रो एंड क्रो, इसमें रा की आवृत्ति ज़्यादा हुई है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्तियों का अर्जन, आदतों का
और अभिवृत्तियों का, क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। अधिगम को इन्होंने आदतों से, अभिवृत्तियों से और ज्ञान से जोड़ा है। अभिवृत्ति, ज्ञान और अधिगम आदतों का सम्मिश्रण है। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें व्र आया है, इसमें उड़ंकुरा है, इसमें यह है, इसमें क्रो है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो क्रो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन। हिलगार्ड ने क्या कहा है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन आता है। अनुभव के द्वारा अगर आपके नेचर में कुछ परिवर्तन आया है तो आप हिलगार्ड का रूल फॉलो कर रहे हैं, उनके अधिगम की परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं। याद रखिएगा, अनुभव के द्वारा। मधुमक्खी ने काटा आपका, मधुमक्खी के छत्ते पे आपने डंडा मारा, पत्थर मारा, उन्होंने आपको काटा, आपने यहाँ से इस क्या अधिगम किया कि मधुमक्खियों को छेड़ने से उचित दंड मिलता है। तो ये हिलगार्ड ने कहा है। हिलगार्ड, हनी, और ऐसे आप रिलेट करना कि अनुभव से जो सिखाता है वो हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड ने अधिगम को अनुभव से जोड़ा है। अब आता है गेट्स। गेट्स, अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव इसमें भी जोड़ा है इन्होंने गेट्स ने, और प्रशिक्षण को जोड़ दिया है। तो गेट को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण, गेट्स, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गेट्सवादी जो थे वो व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने व्यवहार में ही उसको जोड़ दिया है। गेट्सवादी जो थे, ये आप समझ लीजिएगा कि इसमें अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये गेट्स ने कहा है। गेट्स साहब ने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। अब स्किनर ने क्या कहा है कि अधिगम व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या होता है, स्किनर मतलब सीक्वेंस, स्किनर को जोड़ लो आप सीक्वेंस से, तो सीक्वेंस क्या है, क्रमिक परिवर्तन। तो इन्होंने अधिगम को क्रमिक परिवर्तन से जोड़ा है। तो स्किनर साहब ने सीक्वेंस से जोड़ा है अधिगम को, ऐसे याद करना, ठीक है। स्किनर साहब ने अधिगम को सीक्वेंस से जोड़ा है, तो इन्होंने क्रमिक परिवर्तन कहा है। ये ट्रिक्स है छोटी छोटी, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अभ्यास और त्रुटि का इन्होंने थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, ठीक है। अभ्यास और त्रुटि, तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया अधिगम है। पावलोव ने एसआर, उद्दीपन को स्टिमुलस और प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स, तो एसआर थ्योरी पावलोव के द्वारा है। तो इन्होंने अधिगम को एसआर, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को इन्होंने, पावलोव ने परिभाषित किया है। देखो, आपको एकदम वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट को आप समझ लो कि पावलोव ने कुत्ते पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी थी, और यहाँ पे इन्होंने अधिगम को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से जोड़ा हुआ है, ऐसे आप याद कर लो। कोहलर, अंतर्दृष्टि के माध्यम से, कोहलर साहब ने वो चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था, तो उसी को अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने को इन्होंने अधिगम कहा है, ठीक है। अब अधिगम में योगदान देने वाले कारक, अब यार अधिगम तो हो रहा है, इसमें कौन कौन से कारक हैं जो अपना योगदान देते हैं। तो यह एक सतत प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति इसमें कुछ विशेष कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अब भाई देखो, अगर सब एक तरीके से सीख पाते तो सब आईएएस बन जाते, सब एक तरीके से अगर सीख पाते तो हर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन जाता, हर आदमी अगर एक तरीके से सीख पाता तो इन स्विंगर भुवनेश्वर कुमार बन जाता, वसीम अकरम बन जाता। लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इन विशेषताओं को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक व्यक्तिगत कारक। देखिए, व्यक्तिगत कारक में क्या आता है, ये जो कारक है ये उसको तीव्र या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत कारक निम्न प्रकार से वर्णन किया जाता है। देखिए, अब व्यक्तिगत कारक में क्या है, संवेदीकरण तथा प्रत्यक्षीकरण। विद्यार्थी जो है, सीखने वाला है, अगर वो अधिक संवेदनशील है और प्रत्यक्षीकरण की भावना है तो वो उसमें उसके अधिगम की सहायता करते हैं। और संवेदीकरण प्रत्यक्षीकरण का ही भाग है। मानव में प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि आप चीज़ों को महसूस करके प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें, उसी को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिससे हम देख सकते हैं आँख से, सूंघ सकते हैं नाक से, सुन सकते हैं कान से, महसूस करते हैं अपने स्किन से, और जीभ से स्वाद लेते हैं। इनमें से अगर हमारे पास कोई एक ज्ञानेंद्रिया सक्षम नहीं है तो हमारे सीखने में कुछ ना कुछ समस्या जरूर आएगी, ठीक है। तो वो एक तरह से ये आपका व्यक्तिगत कारण हो गया। और व्यक्तिगत कारक में क्या है, शारीरिक क्रियाशीलता अगर नहीं है तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। आयु तथा परिपक्वता, अगर बच्चे की आयु नहीं हुई है तो अब कक्षा 2 का बच्चा बड़े बड़े भाग नहीं कर पाएगा, कक्षा 2 का बच्चा एलसीएम नहीं कर पाएगा, आप उसको समझाओगे भी तो नहीं समझ पाएगा। तो जब तक बच्चा अपनी आयु के साथ ही परिपक्वता आती है, तो एक परिपक्वता जब तक नहीं आ जाती तब तक वो रिलेटिवली नॉलेज नहीं गेन कर सकता। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं कि आप उन्हें कुछ भी समझा दो वो समझ लेते हैं, पर ये सबके केस में ऐसा नहीं होता है। 16 वर्ष की आयु पर दृष्टि तथा बुद्धि का विकास अधिक होता है, 16 वर्ष की आयु तक, ये याद रखिएगा। आवश्यकताएं,
विद्यार्थियों की जब तक शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट ना हो जाए तब तक विद्यालय में उसे किसी प्रकार के अधिगम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब बच्चों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, अगर बच्चों की वो आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही, पता लगा खाना बैठा है, अब बच्चे को भूख लगी है, अब बच्चा दूसरे के टिफिन देख देख के ललचा रहा है, उसकी महक सूंघ सूंघ के, तो वो नहीं सीख पाएगा। और बच्चे का दिमाग, घर में कोई टेंशन है, घर में कोई बात है, उसको कुछ चाहिए, घर से दुखी हो क्या है, तब भी वो नहीं सीख पाएगा। तो क्लास अधिक ठंडी है, गर्म है, तो उसका वहाँ भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पसीना चू रहा है, छोटा बच्चा है, पहले पसीना छुएगा, कभी पानी पिएगा, कभी टॉयलेट जाएगा, पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, तो हमेशा वो डिस्टर्ब रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा डर भी होगा तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। अब व्यक्तिगत रुचियाँ, अपनी रुचियाँ भी होती हैं। एक बच्चा ऐसा जो मैथ बढ़िया सीख लेता है, एक बच्चा ऐसा जो इंग्लिश अच्छी सीख लेता है, एक हिंदी अच्छी सीख लेता है, तो एक खेल में बहुत अच्छा है, कोई दौड़ में बहुत अच्छा है। तो व्यक्तिगत रुचियाँ इसमें बहुत बड़ा रोल प्रदान करती हैं। अगर किसी की रुचि किसी विषय में ज़्यादा है तो वो बहुत उसमें आसानी से सीख लेगा। बुद्धि, सीखने के लिए बुद्धि का स्तर, व्यक्तिगत स्तर में ये भी आता है कि भाई बुद्धि का स्तर महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे के आईक्यू लेवल, कभी कभी बच्चे कुछ समस्यात्मक बच्चे हो जाते हैं तो उनका आईक्यू लेवल डाउन रहता है। अब आईक्यू लेवल डाउन है यार, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, सीखेगा ही नहीं, क्या करना है आपको। और वही दूसरा, अभी पढ़ाओगे तो नहीं सीखेगा, लेकिन अभी दूसरा काम सिखा दो उसको, फिर देखो कैसे सीखेगा। लाइट बनाना सिखा दो और नट बोल्ट खोलना सिखा दो, ये बच्चा तुरंत सीख जाएगा। तो एक शिक्षक होने के नाते अगर आप बच्चों को सही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो पढ़ के केवल किताबी नॉलेज लेके, यार मैं भारतीय जो हमारी शिक्षा नीति है ना उससे सहमत नहीं हूँ। बदलाव बहुत होते हैं अपने स्तर में, कुछ चेंज होता नहीं है। चेंज कैसे होगा? अब कोई बच्चा हम देख रहे हैं नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको उस सब्जेक्ट को ना पढ़ाया जाए ना, उसको बेसिक नॉलेज दे के उसको जो उसकी स्किल है उसको पहचाना जाए, तो फिर मज़ा आए, उसको वो सीखने में आनंद आए। इसमें घर, परिवार, स्कूल, सरकार, सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हर बच्चे के पास ना एक आईक्यू लेवल होता है, लेकिन उस आईक्यू लेवल को कहाँ इस्तेमाल करना है। अब सचिन तेंदुलकर को लाख पढ़ाया जाता, वो आईएएस नहीं बन पाते। लता मंगेशकर को लाख कुछ और कराया जाता, संगीत कंपोजर बनाया जाता, वो नहीं बन सके। हीरोइन का एक्टिंग नहीं कर पाती वो। तो जिस बच्चे का जो भी आईक्यू लेवल है, अगर उसको वो काम मिल गया ना, तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार हो गया और वो देश का भी बेड़ा पार कर देगा। अभिप्रेरणा, अधिगम प्रक्रिया अभिप्रेरणा से भी प्रभावित होती है। अब बच्चों को आपने इतना मोटिवेट कर दिया ना कि कभी कभी आप देखते हैं कि आप कोई किसी विषय के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। अब शिक्षक जितना प्रेरणा से उसको पढ़ा रहा है, इंटरेस्टिंग से पढ़ा रहा है ना, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट उतना बढ़ जाएगा, तो बच्चे उसमें जितना ध्यान देने लगेंगे। अब आप बच्चों को अपनी तरफ कितना आकर्षित कर पा रहे हैं, ये अभिप्रेरणा से सुनिश्चित होता है। ध्यान, अधिगम की क्रिया ध्यान से भी बहुत प्रभावित होती है। सब पता है यार कि अगर हम भी, आप लोग भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हो, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बातों पर, तो आप क्या पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे। आप आधा सुनोगे, पता लगा कहीं कोई पढ़ते समय मोबाइल देख रहा है, कोई स्किप करके भगा के देख रहा है, तो सीख नहीं पाओगे। तो जब आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ या जो चीज़ पढ़ भी रहे हो आप, तो उसको एनालाइज करो, उसको सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, उसको ज्ञान को रटो नहीं, उसको समझो। तो ध्यान अधिगम में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित करता है। ध्यान का विकास करने में शांत वातावरण होना चाहिए, भाव की तीव्रता होनी चाहिए, विषय में परिवर्तन, शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए और बालकों की रुचि का ध्यान रखते हुए हमें अधिगम करना चाहिए। अब ये तो हो गया व्यक्तिगत कारक। अब पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय मतलब आसपास का जो कारक है वो कैसे प्रभावित करता है। जब बच्चा पेट में होता है तभी से माँ के चारों तरफ का जो माहौल है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से वो शिशु पर प्रभाव डालता है। बच्चे के जन्म के बाद का वातावरण बहुत खुशहाल होना चाहिए और बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने परिवार से और सबसे अंतःक्रिया करता है और उसी से वो सीखता है। समाज, संस्कृति तथा अन्य चीज़ें जैसे जैसे समय के साथ बढ़ती हैं, बच्चे का विकास तथा सीखने पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अब प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं वो देखते हैं हम लोग। आसपास का वातावरण, आम पास का लिखा है, आसपास का वातावरण बहुत बड़ा होता है। प्राकृतिक वातावरण, आसपास का वातावरण कैसा है, बच्चे के सीखने लायक है कि नहीं। अब आसपास का वातावरण से ऐसे समझिए कि अगर कोई खेती किसान का बच्चा है तो उसके लिए जो भी उससे चीज़ें संबंधित होगी वो बहुत जल्दी सीख लेगा। एक ऐसा बच्चा है जिसके आसपास फैक्ट्रियां हैं, चीज़ें बन रही हैं, या कोई ऐसा घर है जहाँ पे जिसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका उसमें ध्यान ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसके आसपास का वातावरण उस चीज़ को उसको पुनर्बलित कर रहा है, उसको बहुत कॉमन चीज़ें लग रहा है, उसको वो कठिन चीज़ें नहीं लगेगी। वहीं अभी एक शहर का बच्चा दिल्ली का, उसको गेहूँ के बारे में समझाओगे तो समझने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन वही गाँव के बच्चे को बताया था वो आधा चीज़ तो का खुदे बता देगी, आपसे ज़्यादा बता देगा आपको उसके बारे में। गेहूँ कैसे काटते हैं, ये विधि क्या है, पानी कैसे लगाते हैं, कब पानी देना चाहिए, ये सब चीज़ें ऐसे बता देगा कि चुटकियों का है, और शहर का बच्चा नहीं बता पाएगा। प्राकृतिक वातावरण कैसा है, प्राकृतिक वातावरण में तापमान कैसा है, वायुमंडलीय दशाएं कैसे, अब पता लगा पानी जब बरसाता है, ओला गिरा था, तो बच्चों का ध्यान तो मौसम में चला जाएगा।
और बच्चे डरेंगे भी कि पता लगा कहीं कुछ ज़्यादा अनहोनी ना हो जाए, तो उसमें भी उसका वातावरण सुंदर, साफ, स्वच्छ होना चाहिए और उसका मन लगे पढ़ाई में। सामाजिक वातावरण कैसा है कि आवासीय वातावरण के साथ कि आसपास का वेंटिलेशन, उपयुक्त प्रकाश है कि नहीं, उचित तापमान आदि अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सांस्कृतिक पर्यावरण, अब संस्कृति का प्रभाव सामाजिक तथा शैक्षिक व्यवहारों में अभिव्यक्त होता है। संस्कृति की मान्यताएं, आदर्श तथा परंपराएं अधिगम को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के स्वरूप अगर कोई भील जाति का है या जनजाति का है, तो दौड़ना, पेड़ में चढ़ना, कूदना, ये सब चीज़ें उसके लिए चुटकियों का खेल होगा। गाँव के बच्चे के लिए भी आसान होगा, लेकिन शहर के बच्चे के लिए बेचारा पेड़ ही नहीं देख रहा है, क्या चढ़ेगा? झूलना झूला ही नहीं, झूले में बिठा दोगे तो वो झूलने जाएगा मेले में, और लड़का रस्सी पा जाएगा, खट से अपना झूला खुद ही डाल लेगा। और जनजाति का बच्चा होगा तो वो कहो उसकी जो लताएं होंगी बरगद की, उन्हीं से झूल लेगा, मुगली बन जाएगा। तो सांस्कृतिक पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बच्चे का अध्यापक के साथ संबंध कैसा है? बच्चा डर रहा है, पूछ ही नहीं पा रहा है, और टीचर भी ले दनादन डंडा उठाए के, जैसे हमारे सबके पिछवाड़ा लाल कई दिन जात रानी, तो हम जो मन में जिज्ञासा आ रही है, जिज्ञासा ही नहीं शांत कर पा रहे हैं। तो अध्यापक के साथ संबंध जो है बहुत मधुर होना चाहिए, एक दोस्त की तरह होना चाहिए, जो बच्चा बाहर कहीं भी ना कह पाए वो अपने शिक्षक से कह सके। अभिभावकों के साथ संबंध, मान लीजिए शिक्षकों के साथ नहीं संबंध अच्छा, अभिभावक के साथ भी है, तब भी उसकी कहीं खाना पूर्ति हो जाती है, उसको कोई दिक्कत है तो वो भले आपसे ना कहे, माता पिता से कह देगा, जहाँ कमी है उसमें सुधार हो जाएगा। तो इस तरह से अभिभावकों के साथ संबंध स्थापित करके बच्चा अधिगम कर सकता है। तो अभिभावकों के साथ भी संबंध अच्छा होना चाहिए। साथियों के साथ संबंध, साथियों से बच्चे, देखिए जो आप ग्रुप में सीखते हैं ना, साथियों के साथ संबंध आपका अच्छा होगा तो आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और अच्छी संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने से बड़े बच्चे अगर सीखेंगे तो कई बार ऐसे बच्चे चीज़ें सीख लेते हैं जो उनके काम की नहीं है या जिसका कोई यूज़ नहीं है। संचार माध्यम, संचार माध्यम अधिगम का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार होता है तथा विद्यार्थी को नवीन जानकारी प्राप्त होती है। तो संचार के माध्यम जैसे टीवी है, प्रिंट मीडिया है, ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करती हैं और आकर्षित करती हैं। सामाजिक वातावरण का ज्ञान, व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है। समाज के रीति रिवाज, परंपराएं तथा व्यवहार अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो रीति रिवाज, सामाजिक वातावरण क्या है आसपास का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा है, ये भी वातावरण में ही आ जाएगा, इसमें कोई अलग से वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। एक तो व्यक्तिगत कारक हो गया, एक पर्यावरणीय कारक। व्यक्तिगत मतलब जो बच्चे की IQ लेवल से रिलेटेड हो गया, उसकी बुद्धि से रिलेटेड हो गया, और उसका रुचि से संबंधित हो गया। और पर्यावरण, वातावरण से संबंधित कारक कौन कौन से हो गए? शिक्षक से संबंध हो गया, साथियों से संबंध, अभिभावक से संबंध, आसपास का वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, ये सारी चीज़ें प्रभावित करने वाले कारक हैं अधिगम को। अब अधिगम को प्रभावशाली, देखिए अधिगम, अब आप शिक्षक बन रहे हैं, अब बच्चों में अधिगम आपको कराना है, मतलब बच्चों को सिखाना है। तो अब बच्चों को क्या करना है? अधिगम कराना है, उनको सिखाना है। तो किसी नए पाठ या नई क्रिया को सिखाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने रिसर्च और अनुसंधान के बेस पे अलग अलग टेक्निक्स, विधियाँ, अधिगम की विधियाँ हैं, उन्होंने प्रतिपादित की हैं। तो उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। आपका अनुभव भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा होगा, बस आपने उसको शब्द नहीं दिया है। तो कुछ प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहले करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में छात्र को कुछ टारगेट दे दिया जाता है, उसे करा के सिखाते हैं। उदाहरण के स्वरूप अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो बच्चों को बुलाकर उनसे आप ऐसे ही सोचिए कि अगर किसी रास्ते पे आप खुद से गए हैं तो वो रास्ता आपको याद रहेगा। उसी तरह से अगर आपने कुछ काम किया और आपने खुद से बनाया, दाल आपने जब पहली बार खुद से बनाई, कोई बताता रहेगा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो जो चीज़ हम खुद करते हैं ना, खुद से करके जो सीखते हैं, उससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन अब इसमें दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है कि एक शिक्षक कितने बच्चों को खुद से करा के सिखाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई शिक्षक ऐसा करा पा रहा है तो वो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो लर्निंग बाय सेल्फ डूइंग, ये बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य अंग है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है आज के समय में जो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा है, तो आज की शिक्षा जो है बाल केंद्रित का, याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा है हमारी आज की। हम सुनते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, हम देखते हैं, हमें कुछ याद रखता है, पर जब हम करते हैं, समझ के करते हैं, खुद से करने का मतलब है समझ के करना। जब समझ के करते हैं तो हमारे मन में वो लंबे समय तक रहता है। दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना, मतलब कॉपी करके सीखना, कॉपी एंड पेस्ट। तो जो पुराना मेथड है उसमें बच्चे अनुकरण करके ही सीखते हैं। तो विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श रूप होता है। तो इस विधि अनुकरण में क्या होता है? शिक्षक आदर्श होना चाहिए। अब आदर्श जैसा होगा
स्तर बच्चों का वैसा ही होगा। तो यहाँ पे शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हैगार्ड महोदय के अनुसार अनुकरण द्वारा जो सीखना के सिद्धांत से भी यह स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल होती है। अगर बच्चा कॉपी सही से कर पा रहा है, अनुकरण कर पा रहा है शिक्षक का, तो वो प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है और बहुत प्रभावी प्रक्रिया हो जाती है। क्योंकि अनुकरण करने में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो करके सिखाने में तो 30 बच्चों को बहुत समय लगेगा, हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। लेकिन अनुकरण में बच्चों को उतना टाइम नहीं लगेगा और 30 के 30 बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे। कुछ उसमें गलती करेंगे, लेकिन कम से कम 20 बच्चे ज़्यादा आसानी से सीखेंगे। पर कुछ इसमें भूल भी सकते हैं, ये भी कमी है। और वहीं पे करके सीखने में अगर 30 बच्चों को आपने 3 दिन में करा दिया, तो फिर वो 30 साल तक अजर अमर हो गया। लेकिन अनुकरण विधि में ऐसा नहीं होता। अनुकरण विधि में थोड़ा सा कभी कभी बच्चे भूल भी जाते हैं, उनको अगर अभ्यास ना किया जाए। तीसरा, निरीक्षण करके सीखना। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं। जब बच्चे बहुत करीबी से चीज़ें देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो वो आसानी से चीज़ें सीख जाते हैं। जब बच्चे को हम मोबाइल से कोई चीज़ बताते हैं या सिखाते हैं, दिखा कर बता रहे हैं कोई चीज़, तो उसको वो बहुत आसानी से ग्रास्प करते हैं, बहुत आसानी से पढ़ते हैं। तो निरीक्षण पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाए वहाँ पूर्व में ही देख ले। अब देखिए, पहले से ही इसमें टीचर की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो पहले से देख लेगा तो उसमें वो अपना ज्ञान दे पाएगा और अच्छे से सिखा पाएगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे अगर नदी को दिखाना है कि नदी में किनारा क्या है, नदी में लहरें कैसे आती हैं, या पहाड़ क्या है, ये सब चीज़ें कैसे नदी निकलती है, और सीढ़ीदार खेत क्या होते हैं, तो उसके अगर शिक्षक इसको देखकर बच्चों को समझाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरा, परीक्षण करके सीखना। इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं तथा प्रथम दृष्टि में उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु फिर जब वो पढ़ने के बाद उसको खुद से परीक्षण करते हैं कि जब 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, और जब 1 रुपये मिले, 2 रुपये मिले, या नोटों की जब उन्होंने फ़ोटो देखी और वही फ़ोटो जब उनको पैसे मिले, उससे उन्होंने टॉफ़ी खरीदी, तो फिर उन्होंने उसका परीक्षण किया, तो इससे उनका ज्ञान का स्तर बढ़ता है और वो चीज़ों को जोड़ पाते हैं। इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और नैतिक शिक्षा आदि में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये विधि किसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी विधि है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। परीक्षण करके सीखने की विधि जो है, गणित, सामाजिक अध्ययन और नैतिक शिक्षा में इसका इन्वॉल्वमेंट और इसका रोल बहुत बड़ा होता है। अब सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है। इस संबंध में कोलसनिक का मत है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने के, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उनके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके व्यवहार में सुधार करने, उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सामूहिक विधियां अधिक प्रभावशाली होती हैं। मुख्य सामूहिक विधियां निम्नलिखित है। कौन कौन सी? सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि। इसमें कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार होता है, इसमें बच्चे अपना वाद विवाद करते हैं, वो अपना मत रखते हैं और एक दूसरे से अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किलोपैट्रिक ने दिया था, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया था? किलोपैट्रिक ने। इसे प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट विधि है। देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसमें यही पूछ देता है कि एक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से सीख रहा है, ये कौन सी विधि होगी? तो आपको बताना होगा कि ये प्रोजेक्ट विधि होगी, तो जिससे सीखना सरल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? रुचि, ज्ञान और क्षमता, ये याद रखिएगा। रुचि और ज्ञान, क्षमता जो है वो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। इसमें प्रत्येक छात्र अपने व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिसमें सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण इनमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। सामूहिक रूप से कार्य जब करते हैं इसमें, तो इसमें स्पर्धा होती है, सहयोग होता है और सहानुभूति का बच्चों में विकास होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट विधि में ये भी आ जाएगा कि शिक्षक, इसे 2-3 ऑप्शन दे देंगे कि किस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि है। यहाँ शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित कार्य छात्रों के स्तरानुकूल हो तथा स्वयं बच्चों का मार्गदर्शन करता रहे। प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक निर्देश भी देना चाहिए ताकि कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है तथा यह रटने की प्रवृत्ति को भी कम करता है। यह विधि बाल केंद्रित है। देखिए, प्रोजेक्ट विधि के बारे में इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये बाल केंद्रित है, शिक्षक इसमें मार्गदर्शक होता है और बच्चों की रुचि, क्षमता और इंटरेस्ट इसमें मायने रखता है। अब जैसे उदाहरण समझिए प्रोजेक्ट विधि का, कि जैसे मान लीजिए बच्चे का किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का गणित में इंटरेस्ट है और एक बच्चे का इंग्लिश में इंटरेस्ट है, एक बच्चे का हिंदी में इंटरेस्ट है। तीनों बच्चों को अलग अलग हमने प्रोजेक्ट दे दिया उनकी रुचि के अनुसार और ग्रुप बनाने को कह दिया।
अब वो अपने अनुसार जिनके साथ उनका ग्रुप बनेगा उसको ग्रुप बनाएंगे। अब शिक्षक यहाँ मार्गदर्शन करता रहेगा कि बेटा ऐसे ऐसे कर लेना, ये कर लेना। जब बच्चा उसमें खुद से काम करके चार्ट पेपर का यूज़ करेगा, कलर का यूज़ करेगा और कोई चीज़ बनाएगा, तो उससे जो ज्ञान होगा उसमें रटने का नहीं, उसको समझने की तत्परता आएगी और वो उसमें अच्छा कर पाएगा। अब समूह अधिगम क्या होता है? ग्रुप लर्निंग। इस अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है। सीखने वाले को अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों एवं भावों का अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्या को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। इनमें क्या करते हैं, बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और जो बच्चे होते हैं विषय वस्तु पर आधारित सबके अपने अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करें और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक सहायता करे। तो समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। और जिस बच्चे को उसमें आता है तो शिक्षक को तो नहीं टोक पाते हैं, लेकिन जब बच्चे आपस में करेंगे तो वो एक दूसरे को टोकते हैं। तो जब इस तरह से चीज़ें आएगी तो बच्चे को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं अगर अच्छे से बताऊंगा तो मैं सुपीरियर हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं एक अच्छी भावना का डेवलपमेंट होगा। तो ग्रुप लर्निंग जो है वो इस तरह से काम करती है। तो ग्रुप लर्निंग करके भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अब देखिए कौन सी विधि किसने दिया है? करके सीखना विधि जो है वो जॉन डेवी ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना। करके सीखना जो विधि है अधिगम की करके सीखना जो विधि है जॉन डेवी ने है। अनुकरण बंडूरा, अनुकरण द्वारा सीखना इसके कौन है? बंडूरा जी हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, दूसरे को देख कर सीखना। निरीक्षण द्वारा सीखना भी बंडूरा ने दिया है। परीक्षण प्रयोग द्वारा सीखना, इसके 3 हैं। थॉर्नडाइक, जिसको ट्रायल एरर मेथड बोलते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं। परीक्षण प्रयोग द्वारा सीखना, ट्रायल एंड एरर मेथड इसी को कहा गया है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, कोहलर ने इसको दिया है। शर्तबद्ध अधिगम पावलोव, और आप देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग जब आएगा तो पावलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा तो स्किनर। सामूहिक प्रोजेक्ट विधि मैंने आपको बताया था किलपैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आएगा जरूर इसमें से क्वेश्चन। इसमें से 2 3 4 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, कम से कम 1-2 नंबर इसमें से पक्का है। इस पूरे में से 3-4 नंबर आपके पक्के हैं। समूह में करके सीखना, किलपैट्रिक, सामूहिक और प्रोजेक्ट विधि दोनों इन्होंने दिया है, ठीक है। अब अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए? गतिविधि का निर्माण कर सके, स्पष्ट निर्देश दे, बच्चों की मानसिक क्षमता को पहचाने, निरंतर सीखने वाला हो तभी निरंतर सिखा सकेगा, विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान हो, झिझक ना हो, और जो भी ज्ञान दे रहा है पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ा जाए, शिक्षण से पूर्व योजना बनाई जाए, वक्ता के साथ अच्छा श्रोता भी हो, भयमुक्त कक्षा हो, कक्षा में डर का माहौल ना हो, और पूर्वाग्रह से मुक्त हो। ऐसा ना हो कि अरे यार ये बच्चा तो डफर है, इस बच्चे को नहीं आता है, बच्चा नहीं सीख सकता, इस सब चीज़ों से मुक्त हो और पक्षपात रहित व्यवहार वो करे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको स्किप मत करना यार, 4-5 नंबर का आपका पेपर इसमें से ज़रूर आने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान करके, अगर कोई आपको विशेष इसमें दिक्कत हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप अच्छे से मेहनत करिए और अपने यूपी टेट में सफलता प्राप्त करिए। ऑल द बेस्ट।